अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अनटिल एंड अनलेस यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। हम क्या करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है बस उसमें घूमते रहते हैं और फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसकी सिर्फ ड्रीम करते रहते हैं। लेकिन ओशन क्रॉस तभी हो सकता है जब हम जो साइट है शोर का उसे लूज़ करेंगे। मतलब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जब हम वो चीज़ दाव पर लगाते हैं तब जाकर बड़ी चीज़ जो है वो हासिल हो सकती है। जितनी बड़ी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो उतना ही बड़ा दाव भी तो खेलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम डरते रहते हैं कि नहीं यार ये करेंगे तो फिर ये छूट जाएगा, ये करेंगे, अरे लाइफ में सब कुछ छूटने ही वाला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको कोई ऊंची छलांग मारनी है तो फिर उसके लिए तो आपको जो पीछे जो आपके पास है वो छोड़ना ही पड़ेगा, दाव पर तो लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जितना बड़ा दाव उतनी ही बड़ी उछाल और उतना ही बड़ा जो ड्रीम है, जो मंजिल है, वो आप पहुंच सकते हो, अचीव कर सकते हो। हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ही शानदार कोट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 15 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले एमएम एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इतने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज का जो न्यूज़पेपर है उसका ओवरव्यू देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं और फिर एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।
तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो फर्स्ट पेज जो हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है, न्यू इकोनॉमी अंडर वॉच। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, कौन से जो डिजिटल टेक है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब आप सोचोगे मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो न्यूज़ आर्टिकल लिया इसीलिए है कि आपको यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनके बारे में बता सकूँ। और उसी के साथ साथ जो सेकेंड पेज होता है, देखिए इंडियन एक्सप्रेस में जो सेकंड पेज होता है वो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ दी गई है उसी का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो एक्सटेंशन देखें सेकंड पेज पर, तो उसमें जो ये न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रही है न्यू इकोनॉमी अंडर वॉच, तो इसमें अलग अलग जो टेक स्टार्टअप्स है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट जो उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर, सबसे पहले तो हमें जो इन्वेस्टर्स है उनको समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या, कि इसके ऊपर वो रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन, है ना। मतलब जिसके पास विजन हो वो सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट कर ही लेता है, भले उसके पास पैसा हो ना हो, किसी से मांग कर लेगा, लेकिन उसको अगर पता है कि मैं यहाँ पर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ तो फिर मैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो पा सकता हूँ। और दूसरी तरफ जो इंसान, उसके पास अगर पैसा है लेकिन वो सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके उन पैसों की वैल्यू जो है वो कभी इंक्रीज नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक फैमिली में दो लड़के थे। एक ने क्या किया, एक ने मतलब उनके जो फादर थे उन्होंने बहुत पहले, ठीक है, जब चवन्नी अठन्नियाँ मिलती थी उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, दोनों को उनके जो फादर है उन्होंने सेम जो पैसा है, क्योंकि जो बाइफर्केशन होता है तो सेम अमाउंट दोनों को मिली, है ना। लेकिन क्या हुआ, एक ने क्या किया, ज़मीन में इन्वेस्ट किया, और एक ने क्या किया, वो जो पैसे उसको मिले हुए थे वैसे के वैसे ही रखे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया चवन्नी अठन्नियाँ बंद हो गई, तो इतने सारे पैसे जो कैश में उस इंसान के पास जमा थे वो पूरे नल एंड वॉइड हो गए, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। लेकिन जिसने ज़मीन में इन्वेस्ट किया था उसके वही पैसे अब डबल ट्रिपल हो चुके थे। तो इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सही जगह पर होना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि MM एकेडमी ऐप जो है वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको हाईएस्ट रिटर्न जो है वो ज़रूर मिलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे ज़्यादा है ये बोलकर, हालांकि सबसे कम है, अगर आप कंपेयर करो सबसे कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग जो है वो उसमें भी कंप्लेंट करते रह जाते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे ना रहने के बावजूद उन्होंने कहीं कहीं से लिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर सही इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आप सही करते हो तो आपको रिटर्न जो है वो हाई ज़रूर मिलते हैं। खैर, यहाँ पर जब हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स यही होते हैं कि सही जगह पर इन्वेस्ट करना जिससे कि उनके पैसे जो है वो हाई हो जाए। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, कोई स्टार्टअप्स होते हैं, कोई कंपनीज होती है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है ना। फिर वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास कि देखो भैया आपके पास इतना पैसा है, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप अगर देने के लिए तैयार हो तो। और फिर यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर देखते हैं कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्या ये हमें फ़ायदा पहुँचा कर देगा, प्रॉफिट कमा कर देगा, और फिर उसकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। इससे जो कंपनी वाला है उसको पैसे मिल जाते हैं और फिर जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टअप कंपनीज में वो करते हैं। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज में करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा अमीर हो सके। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें जो फंडिंग होती है ना, ये भी अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहले तो हमें प्री सीड फंडिंग देखने को मिलती है। प्री सीड फंडिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर प्री सीड फंडिंग में आप समझ लीजिए कि 1 लाख 2 लाख डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। और ये एकदम ही जब कंपनी जो है 1 साल से कम हो या फिर शुरू ना हुई हो, उस टाइम पे प्री सीड फंडिंग हमें देखने को मिलती है। इसमें R&D को सपोर्ट करना है ना, प्रमोशन करना, रिक्रूटमेंट करना, उसके लिए जो फंडिंग है वो ली जाती है। फिर आती है हमारी सीड फंडिंग। इसमें क्या होता है, 1 मिलियन से लेकर तो 2 मिलियन डॉलर तक यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो किए जाते हैं, स्टार्टअप कंपनीज में किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आती है हमारी सीरीज़ फंडिंग। उसमें आती है सीरीज़ A फंडिंग, सीरीज़ B फंडिंग। आपने देखा होगा ना कि ये कंपनी ने सीरीज़ B फंडिंग उठाई, अभी बायजूस जो है उसका हमें देखने को मिलता है कि ये फंडिंग उठाई। और डिजिटल एजुकेशन में अगर हम देखें तो बायजूस, अड्डा 247, ओलिव गोल्ड, ये 3 हमें टॉप पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो फंडिंग्स है, सीरीज़ D फंडिंग, ये सब हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनका फ़ायदा क्या है। अब
बैंक्स के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि आपकी कंपनी किस तरीके से फंक्शन कर सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और फिर उसके बलबूते पर, अजम्पशन के बलबूते पर आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हो, लेकिन अजम्पशन के बलबूते पर हो सकता है कि आपको लोन ना मिले। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो काफ़ी दूरदृष्टि रखते हैं कि भैया बैंक शॉर्ट टर्म देखते हैं कि हमको किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो दूर का देखते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं बल्कि एंजल इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, दोनों ही इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर ही होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो भी इन्वेस्टर ही होते हैं। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली जो खुद का पैसा है वो वहाँ पर लगाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से पैसा ले लेकर इसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों ही जो अच्छे खासे रिस्क जो है वो लेते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जो उनके रिस्क थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं, ज़्यादा देखते हैं और फिर पैसा जो है वो लगाते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ज़्यादा अमाउंट भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। हालांकि दोनों ही यहाँ पर इन्वेस्टर्स ही हैं, एंजल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनमें यहाँ पर उनको यहाँ पर बिजनेस इक्विटी चाहिए होती है, दोनों को ही। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जितना भी बिजनेस है उसका शेयर हमको यहाँ पर चाहिए रहेगा, जिससे कि हमको यहाँ पर ये मिल जाए, है ना। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं हो सकता है कि वो अपने बोर्ड्स भी वहाँ पर रखे कि भैया जो हमारे लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो यहाँ पर स्टैब्लिश करें। एंजल इन्वेस्टर्स का इतना थोड़ा दूर दूर से होता है कि भैया बस मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पैसा दो, इस तरीके से मेरे को चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए दोनों में जो अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और FDI है, ये आप डिफरेंस जो है थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। दोनों बहुत अलग है लेकिन कंपेरेटिव के लिए आप देख सकते हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पूरा हो गया, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पेज पर, ये पेज पर भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं सिटी में, तो ये दिल्ली की बेसिक न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसमें भी कुछ खासी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट पेज जब हम देखते हैं तो एक्सप्रेस नेटवर्क आता है। अब इसमें एक जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक तो ये ठीक है, ये वाली है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, CGI टू टॉप रेगुलेटर्स सर्विंग एंड रिटायर्ड 30 जजेस ऑन मॉनिटर्ड लिस्ट। अब देखिए इससे ये जो न्यूज़ है ना, हालांकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं बोली गई है मगर फिर भी यहाँ पर ये वाले इससे जो रिटायर हो रहे हैं इससे हम जो एक न्यूज़ है वो निकाल सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो घोड़े की नाल की तरह नहीं लेकिन अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को देखना शुरू करें। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर वो रिटायर होते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। अब ये जब हम सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है MM एकेडमी पर वो जब देखेंगे तो उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हम देख रहे हैं, है ना, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है यूट्यूब के लेक्चर्स में और MM एकेडमी ऐप के लेक्चर्स में कि वो प्री और मेन दोनों पर्सपेक्टिव से हैं। उसी के साथ साथ जो ऐप है उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में मैं कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला जो इशू है ये भी सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में कवर जो है वो किया जाएगा। आज ही अपलोड जो है वो कर दिया जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट का भी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स है उसके रिकर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हमें एक इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है जुडिशरी की, वो इससे हैम्पर होती है। तो इससे रिलेटेड एक और है कि कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड जिसमें क्या है कि अगर रिटायर होते हैं तो कम से कम 3 या 5 साल तक कोई भी जॉब नहीं ले सकते, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा की पोस्ट मिल रही है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़, ये एक न्यूज़ जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा न्यूज़ आर्टिकल है, ओनियन प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन कर लिया है इमीडिएट इफेक्ट पर। अब आपको ये लगेगा कि भाई साहब ये क्या बात हुई, ओनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट क्यों बैन कर रहा है। देखिए सब कुछ सप्लाई एंड डिमांड पर होता है, ये इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सप्लाई एंड डिमांड पर होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर सप्लाई जो है वो अगर कम रहे, ठीक है, सप्लाई अगर कम हो जाए तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कि भैया बहुत कम है बहुत कम है बहुत कम है, जल्दी जल्दी ले लो जल्दी जल्दी ले लो, है ना। और सप्लाई अगर बहुत बढ़ जाती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, हाँ बहुत ज़्यादा है यार, आराम से ले लेंगे आराम से ले लेंगे, है ना। तो अब डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। डिमांड अगर कम होती है तो वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इससे हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं दोनों ही चीज़ों को।
तो अब यहाँ पर जब हम ओनियन प्राइस राइज बोल रहे हैं, मतलब ओनियन जो है उसके प्राइजेस क्या हो रहे हैं, उसके प्राइजेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या है, डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है कि जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम हो गई है। अब जब एक्सपोर्ट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो सप्लाई जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, हमारे देश में सप्लाई और कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर 100 ओनियन है उसमें से अगर 30 ओनियन हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारे देश में सिर्फ 70 ही ओनियन रह जाएंगे, सप्लाई और कम हो जाएगा, डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइजेस और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम सप्लाई जो है आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पूरे 100 जो है यहीं रखेंगे जिससे कि सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे और प्राइजेस जो है फर्दर इंक्रीज ना हो। समझ में आ गया कैसे सप्लाई इसका रहता है। तो एक आपने न्यूज़ देख ली, यहाँ पर वो चीज़ दी हुई है क्या, न्यूज़ में नहीं दी गई है, लेकिन एक बार अगर आपने न्यूज़ देख ली तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, सीधा आपका स्कैन होना चाहिए, सीधा आपका जेरोक्स निकलना चाहिए, अच्छा ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर भूषण जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पे कर दिए हैं पैसे, फाइन जो है 1 रुपये का फाइन उनको लगा था, ये पे कर दिया है। अब ये काय के लिए पे किया है उन्होंने, तो ये पे किया उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसके लिए पे किया है। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आने वाला है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आप अगर डिसरेस्पेक्ट या फिर ऑफेंस अगर शो कर रहे हो कोर्ट के लिए, ऑफेंस अगर आप शो कर रहे हो। प्रशांत भूषण का केस क्या था कि उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, है ना। एक में उन्होंने जो जज है सुप्रीम कोर्ट के उन पर ये किया था कि वो एक बहुत बड़े बाइक पर बैठे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उस पर क्वेश्चन किया था। तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, अभी आर्टिकल के तहत है क्या, जी हाँ, हमें कई आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं ये सारी न्यूज़। बताइए, आर्टिकल 129 है, आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 है, जो सुप्रीम कोर्ट को अनेबल करता है कि भैया किसी को कंटेम्प्ट के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा सके, पनिश किया जा सके, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 215 जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। 215 क्या है, हाई कोर्ट उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए यहाँ पर ये करना, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर भले आर्टिकल में कंटेम्प्ट के बारे में बोला गया हो, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट मतलब आप डिसलॉयल्टी जो शो कर रहे हो, ये डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में कहीं पर, जी नहीं, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल, है ना। सिविल मतलब क्या होता है, डिसओबीडियंस अगर आप शो कर रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है ज़रा सा झूम ले तू, आप बोल रहे हो नारे बाबा ना, ज़रा सा घूम ले तू नारे बाबा ना, है ना। तो ये अगर हो जाए मतलब आप मना कर रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसको डिसओबे कर रहे हो, तो कोर्ट आपको सिविल कंटेम्प्ट जो है वो लगा सकता है, ठीक है। और दूसरा, और एक्चुअली ये इसलिए क्योंकि मैंने यही वाला एग्जांपल जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पढ़ाने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एमएमए अकेडमी, बस उसमें यही वाला एग्जांपल लिया। तो इस तरीके से सिविल कंटेम्प्ट देखने में होता है। फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, अगर आप स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट को, कि उसकी अथॉरिटी लोअर हो जाए। दूसरा, अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो कोर्ट के जो भी वो प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसमें, ठीक है। तो इसके तहत आपको पनिशमेंट जो है वो हो सकती है। इसी के तहत प्रशांत भूषण को पनिशमेंट हुई है, उन्हें 1 रुपया जो है वो फाइन देना पड़ा है। अब इसमें भी कंटेम्प्ट में कई सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें। चलिए, तो ये वाला हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है यार, है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में देखें, है ना, हिंदी दिवस के बारे में देखें, तो यहाँ पर हमें दूसरी न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलती है, फ्लो ऑफ इंडियन कल्चर अलाइव प्रोटेक्टेड, यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है। तो अब हिंदी दिवस के बारे में अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 कब, जल्दी बताइए, 14 सितंबर, 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस इंडिया में, है ना, नेशनल हिंदी डे जिसे कहा जाता है। हिंदी जो है ये काय में लिखी जाती है, देवनागरी, देवनागरी, है ना। जैसे अगर मुझे मयूर लिखना है तो मैं मयूर इस तरीके से लिखूंगा, ये देवनागरी हो गया, है ना। और ये जो है देवनागरी अडॉप्ट की गई थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को अडॉप्ट किया गया। देखिए यहाँ पर ये वाला न्यूज़ आर्टिकल है, आप सोचोगे यार ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है ना। यहाँ पर अमित शाह ने बोले हैं कि हाँ हमें अलाइव रखना हिंदी के लिए, ये क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेकिन भैया आप घोड़े के नाल की तरह नहीं दिखना है, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं दिखना है, उसमें जो हिडन लाइन्स है वो दिखना है, बिटवीन द लाइन्स आपको सोचना है ना। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हमारा कब किया गया था, 14 सितंबर 1949,
है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। और कंट्रीब्यूटर कौन कौन रहे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उसमें हमें कई नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे काका केलकर हो गए, काका कलेलकर हो गए, उसी के साथ साथ गुप्ता जी हो गए, है ना, उसी के साथ हजारी द्विवेदी जो है वो हमें कई सारे लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एज पर कौन सा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, 343, है ना, हमारे संविधान का जो आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ हिंदी के हमारे शेड्यूल में डाली गई है, 8th शेड्यूल में, जिसमें हमें अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल डाली गई है। उसी के साथ साथ हमारा आर्टिकल है 351, जो हमारा आर्टिकल है 351, वो क्या बोलता है कि ये यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो है ना उसको हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने हिंदी दिवस जो है वो तो सेलिब्रेट कर लेते हैं 14 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे भी आता है, याद है क्या, वर्ल्ड हिंदी डे भी आता है। वो कब आता है याद है क्या आपको, वो आता है 10th जैन को। कब आता है, 10th जनवरी को आता है। ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो पर्शियन इससे हमें देखने को मिलता है, ऐसा हिंद, ठीक है, हिंद जो मतलब लैंड ऑफ इंडस रिवर जिसे कहा हिंदू है ना, वो कहा जाता था। और जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट है वो 11th सेंचुरी के तब से हमारे इसमें देखने को मिलती है। और जो हिंदी है वो इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन बोली कई कंट्रीज़ में जाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूके बोली, यूके में भी बोली जाती है, कई जगहों पर इंडियन डायस्पोरा तो फैला हुआ है ना, तो ये कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन आपको जो आ सकता है कि इंडिया ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि हमारे आर्टिकल 351 में देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें की है। तो यहाँ पर सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1960 के आसपास। उसी के साथ साथ कई सारी की है, मतलब ICCR जो है हमारा, ICCR मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, है ना, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो है वो की गई है जिससे कि हम हिंदी जो है उसे प्रमोट कर सकें। चलिए, ये न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और फिर यहाँ पर ये IMA पोंजी स्कैम है। पोंजी स्कैम आपको पता है क्या क्या है, CBI जो है उनके बारे में हमने देखा हुआ है। तो ये सारी न्यूज़ आर्टिकल्स है। दूसरा यहाँ पर एक और न्यूज़ देखने को मिलती है, योगी आदित्यनाथ उन्होंने रिनेम किया है मुगल म्यूजियम ताजमहल के पास शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनके नाम पर। तो ये एक न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर है, ठीक है, फैक्ट्स में आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज देखें तो हम वो देखेंगे PPTs में सेपरेटली। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो भी हम देखेंगे अच्छे तरीके से, आगे किस तरीके से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यहाँ पर भी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम आते हैं इकोनॉमी पर, तो NRI जो है वो ज़्यादा डॉलर्स ला रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये क्यों हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि NRI होते कौन है। NRI मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, है ना, ये इंडियन सिटीजन होते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन ही होते हैं, ठीक है, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, क्लियर है। और वो क्या करते हैं, इंडिया में जो फंड है वो पार्क भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है कि NRI यहाँ पर उनको अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर वो पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इसमें वो कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स उनको मिल सकते हैं, ठीक है। क्या मिल सकता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट जो है वो उनको मिल सकता है। और ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट जो है वो परमिट किया जाता है, फॉरेन करेंसी में आप जमा कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट्स नहीं होता है। फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नीचे जो अकाउंट दिए गए हैं ये किसके लिए है, या फिर नीचे में से NRI कौन कौन से इसमें डिपॉजिट कर सकता है। तो ये होता है इंडियन रूपी डोमिनेटेड अकाउंट होता है ये वाला, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर हमें नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है वो देखने को मिलता है, ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। ये नॉट द राइट टाइम टू रेगुलेट OTTs, है ना, यहाँ पर बोला है ट्राई ने। तो अब यहाँ पर देखिए OTTs क्या है, ओवर द टॉप आपको पता है कि भैया मतलब जैसे अलग अलग ऐप्स निकले हैं, अर्ड बालाजी बोलिए, नेटफ्लिक्स बोलिए, तो OTT प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पर काफ़ी गालियाँ भी चलती है, सब कुछ चलता है, जो भी दिखाना है वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन की बात की जा रही थी, ट्राई ने बोला कि भैया अभी ये सही टाइम नहीं है रेगुलेट करने का, तो अभी थोड़ा रुक जाओ। तो अब इम्पोर्टेंट क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें,
आप बोलोगे सर अब क्या ये वर्ल्ड बालाजी आएंगे क्या, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है या नहीं है? नहीं, देखिए एक तो आपको आ सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, या फिर उसका फुल फॉर्म आ सकता है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और जो यूपीएससी है उसके हिसाब से ट्राई जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ट्राई मतलब क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है बताइए? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ये स्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको यहाँ पर रेगुलेट करना है ना, टैरिफ जो होते हैं वो फिक्सेशन का ये करना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6.69% पर है। अब देखिए हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बेस्ड किस पर होता है? सीपीआई पर बेस्ड होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। दूसरा हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये भी देखने को मिलता है। WPI जो होता है, WPI ये इन्फ्लेशन ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पर, ठीक है। और CPI जो है ये कंज्यूमर लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर उसके बाद होलसेलर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है ना। तो ये एक लाइन जो है ये आपको पता रहना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। उसी के साथ साथ WPI जो होता है, देखिए मेन डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही इन्फ्लेशन देखते हैं। पहले हम WPI के बारे में देखते थे, इन्फ्लेशन टेस्ट करते थे, अब CPI हम देखते हैं। और CPI RBI के तहत कितना रखा गया है? 4 ± 2, है ना। मतलब कि यहाँ पर 4 मतलब 2 से लेकर 6 के बीच में रहना चाहिए। अभी भी यहाँ पर इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इससे आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हो? ये एक सिंगल न्यूज़ है ना, ये एक सिंगल न्यूज़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है क्या कर सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर वो रेपो रेट जो है वो कट ना करे या सेम रखे कट करने के बजाय। हमारे एक तो ग्रोथ भी बहुत नीचे जा रही है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि कट करे, लेकिन वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तब वो क्या करते हैं, रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उनको बढ़ाने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो इससे बढ़ेगा ये मतलब एकदम ही निग्लिजिबल उसके चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सिंगल न्यूज़ से हमें कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं WPI जो है, WPI ये वाला क्या ट्रैक करता है? ये प्रोड्यूसर लेवल पर ट्रैक करता है। दोनों ही जो बास्केट्स है, दोनों ही जो बास्केट है, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखते हैं कि भैया क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, है ना। और WPI जो है ये यहाँ पर सर्विसेज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो देखता है क्या? जी नहीं, सर्विसेज में जो चेंजेस हो रहा है ये नहीं देखता है। CPI जो है ये सर्विसेज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो भी यहाँ पर देखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो बेस ईयर है वो भी चेंज कर दिया गया था, 2012 जो बेस ईयर है वो यहाँ पर कर दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर ये भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सेबी की न्यूज़ आई है। तो सेबी के बारे में हमने पिछले न्यूज़ इसमें ही देखा था, सेबी जो है उसके बारे में, इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। और EPF जो है इसके बारे में हमने देखा था, EPFO जो है उसके बारे में भी हमने कवर किया था। तो देखिए इसलिए एक भी ये वीडियो आप मिस मत कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सही तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो है उनका IPO काफ़ी अच्छा हुआ। तो IPO के बारे में मैंने आपको बताया था, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, पैसा जो लेने की ये कोशिश की जाती है IPO के ज़रिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा खासा IPO जो है उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा खासा मिला है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों ने लिया है IPO जो है, काफ़ी लोगों ने डिमांड की है, और वो अलॉकेट किए जाते हैं अलग अलग लोगों को। मतलब आप भी करोगे, मैं भी करूँगा अगर IPO के लिए क्लेम, तो फिर ज़रूरी नहीं मेरे को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब ये क्यों कर रही है, तो ये कंपनी जो है उसके बारे में बात की गई, तो कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IPO बेसिकली क्या होता है। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर फर्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं कि UAE जो है, मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन, वर्चुअली कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ग्लोबल स्पोर्ट्स हब कैसे बन गया। देखिए UAE में खासकर जो दुबई है उसकी खासियत रही है कि वो हमेशा लीडर बन रहा है, वो फॉलोअर नहीं बन रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ यार उसने किया तो अपन भी कर लेते हैं, हाँ वो ऐसा नहीं कर रहा है। इतना ख़तरनाक, अगर आप दुबई देखो तो पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पर भी उन्होंने झीलें निकाल ली है। इतना ज़बरदस्त जज्बा जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और वो किसके वजह से हुआ है? इन्वेस्टमेंट। ये जो है इतनी ज़्यादा उन्होंने खुली छूट दे दी है कि उसे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बहुत कुछ हासिल जो है किया जा सकता है। सिर्फ वैट लगाया जाता है, बाकी टैक्सेस जो है हमें ना के बराबर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी वो कमा रहे हैं वो उन्हीं का वहाँ पर मिल रहा है। आप देखोगे तो दुबई में जो चीज़ होती है ना कि आइदर नंबर 1 और दी ओनली 1, या फिर या तो नंबर 1 रहो या तो ओनली 1 रहो। तो यहाँ पर यही दो चीज़ों को दुबई जो है वो फॉलो करता है।
या तो चीज़ में नंबर 1 रहेगा, सबसे ऊंची इमारत देखा जाए नंबर 1 रहेगा, या तो ओनली 1 रहेगा, जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। कहीं पर अगर पूरी बंजर ज़मीन हो तो वो तो बैठ जाएगा हाथ पैर ये उठा के कि नहीं यार मैं तो बंजर ज़मीन है, कुछ नहीं हो सकता है, क्या करेंगे यार, पूरा डेजर्ट से भरा हुआ है, देश आगे बढ़ ही कैसे सकता है, कुछ हो ही नहीं थी, डेजर्ट है यार, क्या आगे बढ़ेगा। दूसरी जगह को कंट्रीज़ वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे तरीके से जो फार्मिंग है वो हो सकती है, हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन उसको भी उन्होंने जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदल दिया। डेजर्ट सफारी आज पूरी दुनिया में फेमस है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल देना, ये हम दुबई जो है उसे सीख सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि वर्चुअली देखा जाए तो एक भी स्पोर्ट्स पर्सन दुबई में नहीं है, या फिर जो यूएई है वहाँ पर नहीं है, मगर फिर भी हमें जो हब है ग्लोबल स्पोर्ट्स का वो देखने को मिलता है। मतलब कोई भी अगर किसी भी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आता है तो चलो भैया वहाँ पर जाकर यूएई में जाकर वहाँ पर खेलेंगे। तो शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में देखिए अलग अलग वहाँ पर हमें जो जैसे ये होता है ना कि एक बड़ा सा किंगडम जो है वो तो बनाया है, लेकिन ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स थे वो एक साथ यूनाइट होकर आए, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। अलग अलग किंगडम्स थे वो यूनाइट होकर आए तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बने। ठीक है, उसमें हमें अबू धाबी जो सबसे बड़ा है वो देखने को मिलता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा। तो इस तरीके से अबू धाबी जो है वो देखने को मिलता है। और अबू धाबी जो शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम है वो यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का मैच। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कई बार ऐसे हमें अबू धाबी बोलिए हर जगह पर जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर लिया जाता है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का है। अब यहाँ पर देख सकते हो, मतलब ख़ास चीज़ क्या है कि आप अगर दुबई से अबू धाबी जा रहे हो ना, तो जब दुबई निकल गया, ख़त्म हो गया, अबू धाबी जब शुरू हो गया, तो यहाँ पर रोड के कलर भी चेंज हो जाते हैं। हम रोड के कलर से पहचान सकते हैं हाँ भैया आप दूसरे किंगडम के इसमें आ गए हैं, है ना। और ख़ास जो बड़ा अबू धाबी का किंग है वो यहाँ पर सबसे बड़ा किंग जो है वो माना जाता है, उनका लीडर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ आर्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ दुबई और यूएई जो है ऑलवेज़ यहाँ पर लीडर्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो बिगेस्ट और बेस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं। जैसे कि जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर हमें जो मतलब अमेरिका बोलिए, अमेरिका में जो हमें डिज्नीलैंड देखने को मिलता है, तो कई कंट्रीज़ में डिज्नीलैंड अभी जा चुका है, लेकिन जो डिज्नीलैंड वाला है उसने अमेरिका का सबसे बड़ा रखा है। उसने बोला था, जो दुबई वाला है उसने बोला था कि भैया देखो एक काम करो यहाँ पर सबसे बड़ा बना दो, तो नहीं हो सकी, डील नहीं हो सकी। तो अब यहाँ पर दुबई जो है वो प्लान कर रहा है सबसे बड़ा एक सिटी बनाने का जहाँ पर ठंडा रहेगा, क्योंकि दुबई अगर आप देखोगे डेजर्ट है तो वहाँ पर गर्मी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी एक सिटी बनाने वाला है जो पूरा अंदर रहेगा, सिटी के अंदर ठंडा सब। ये ज़बरदस्त तरीके का, इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अप्रोच यूएई भी जो अपनाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी वो अट्रैक्ट करता है, एक ओपननेस रखता है। क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो 1998 में शारजा जो है उसने एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो यहाँ पर की थी, मतलब उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया की देखने को मिली थी। और उसे फेमसली डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है बैक टू बैक सेंचुरीज सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर हम देखें स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर भी हमें दुबई जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यूएई को माना जाता है होम वेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब कुछ ऐसे हमले हुए थे उसके बाद पाकिस्तान जो है वहाँ पर मना कर दिया था कि भैया पाकिस्तान में हम कोई मैचेस नहीं रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो भी मैचेस होती है वो दुबई जो है वहाँ पर अरेंज की जाती है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। और क्या सिर्फ क्रिकेट के लिए ही ये एक बड़ा हब है? जी नहीं, पूरे स्पोर्ट्स के लिए है। फुटबॉल अगर हम देखें तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कंट्री में माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी उनकी टीम जो है वो भी देखने को मिलती है। टेनिस अगर हम देखें तो वो भी रिचेस्ट जो टूर इवेंट्स होते हैं WTA, ATP कैलेंडर्स, ये बैक टू बैक वीक्स में हेल्ड करता है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ सिग्नेचर ऑन वीनस। देखिए हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एक सन है और बाकी हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। कितने प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं? तो हमें 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्यूपलर बेल्ट, यहाँ पर प्लूटो, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लूटो जो है ये क्या प्लैनेट है? जी नहीं, 2006 तक ये प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद से उसका जो एक जो नाम है वो निकाल दिया गया, डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया उसे। प्लैनेट बनने के लिए कंडीशन 3 लगती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? पहली कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि
वो सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि उसका इतना मास रहना चाहिए कि वो एक स्पेरिकल शेप जो है, वो एक स्पेरिकल शेप जो है वो अटेन कर ले। और तीसरा है कि जब रिवॉल्व कर रहा है वो सन के अराउंड, तो अपना पाथ जो है वो क्लियर रखना चाहिए, पाथ क्लियर रखना चाहिए। मतलब क्या है कि उसके पाथ में अगर कोई भी छोटी बॉडीज आ रही है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि जब भी ये घूम रहा है तो उसका मास इतना होता है कि आसपास अगर ये बॉडी हो तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये 3 कंडीशन होती है प्लैनेट के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लूटो है उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये भी किया, ये नहीं कर पाया, और इसीलिए जो प्लूटो है उसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट के लिए 4 कंडीशन लगती है। एक तो पहली कंडीशन तो ये है ही कि वो रिवॉल्व करना चाहिए सन के अराउंड। दूसरा ये है कि वो उसका इतना मास रहना चाहिए कि स्पेरिकल शेप वो अटेंड करना चाहिए। तीसरा है कि वो मून नहीं रहना चाहिए, मून नहीं रहना चाहिए, अगर वो मून है तो वो नहीं बन पाएगा। और चौथी कंडीशन है कि उसने अपना पाथ क्लियर नहीं रखना चाहिए, पाथ क्लियर नहीं होना चाहिए, है ना, तब जाकर वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाएगा। तो प्लूटो जो है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो एक ड्वार्फ प्लैनेट कहला रहा है। तो आते हैं फिर से यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बताया, इसी बात पर शेयर जो है वो तो बनता है, शेयर कर दो यार वीडियोस को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मर्क्यूरी सबसे पास है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है। अब ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स MM एकेडमी ऐप पर चलते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे एक जो हमें मेस्मराइज करने वाले क्वेश्चन है वो भी उसमें कवर किया है। जैसे कि वीनस जो है सबसे ब्राइट क्यों है ना, और मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी इतना पास रहने के बाद भी सबसे गर्म हमें वीनस पर क्यों देखने को मिलता है। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमें एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सवाल आता है वो ये है कि वीनस जो है उस पर लाइफ है या नहीं, ये यहाँ पर किया गया। अब आप सोचिए वीनस जो है, वीनस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अर्थ के भी पहले। अर्थ पर इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, वीनस पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि वीनस पर जो लाइफ है वो रह सकती है क्या। लेकिन जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, ऐसा एक सबूत मिला है जिससे कि लाइफ हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाया गया है। वो क्या है, वो है डिस्कवरी ऑफ फॉस्फिन गैस, डिस्कवरी ऑफ फॉस्फिन गैस। अगर ये हम देखते हैं तो ये इन्फ्लेमेबल भी है, ये कलरलेस भी है, ठीक है, कलरलेस है, लेकिन इसमें स्मेल जो है वो आता है, ठीक है, स्मेल आता है। ये एटमॉस्फेयर में पाया गया है वीनस के, ठीक है। इससे सारी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, लाइफ जो है वो तो यहाँ पर प्रेजेंस उसका देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये फॉस्फिन गैस मिली है, तो इससे इतना क्या हो गया कि भैया यहाँ पर लाइफ होगी, ये होगा, क्योंकि जो फॉस्फिन गैस है ना, ये डेवलप होती है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। मतलब जो बैक्टीरिया है, कुछ स्पीशीज़ होते हैं बैक्टीरिया के जो सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में, वही से भी ये जो फॉस्फिन है ये यहाँ पर बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, दूसरे इससे भी होता है, जैसे कि वॉल्केनो बोलिए, लेकिन उससे बहुत कम अमाउंट में होता है। लेकिन यहाँ पर जब रिकग्नाइज्ड अमाउंट में पाया जा रहा है तो मतलब क्या है, बैक्टीरिया जो है उन्होंने बनाया होगा, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया जब बैक्टीरिया आ सकते हैं तो फिर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ है वो क्यों नहीं पा सकती है वीनस पर। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या लाइफ हो सकती है वीनस पर, तो कोई भी नहीं बोल सकता है एज ऑफ नाउ कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ केमिकल तो पाया गया है, जो सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही होता है क्या, तो मोस्टली देखने को मिलता है। लेकिन नेचुरली ऑकरिंग केमिकल प्रोसेस जो है उससे कभी कभार होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि वॉल्केनो बोलिए, मेटेराइट एक्टिविटी बोलिए, लेकिन इतना नहीं हो सकता है जितना यहाँ पर पाया गया है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है फिर, जब हम ये बोल रहे हैं कि भैया ये पॉसिबल नहीं है लाइफ जो है वहाँ पर रहना, है ना। अभी देखिए साइंटिस्ट जो है सेज इट इन मोर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ वाटर जो है मून या मार्स पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है लाइफ की, उसके एविडेंसेस जो है, क्या ये इतने ज़्यादा मिल सकते हैं जितने अर्थ पर है, नहीं, है ना। यहाँ पर फॉस्फिन जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तो अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हायर इस पर चला गया है कि भैया फॉस्फिन है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही लाया जा सकता है। तो भैया वीनस जो है उस पर क्या ज़िंदगी हो सकती है, लाइफ हो सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बोला ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि पहले कई करोड़ों साल पहले अर्थ जो है जब वो एक कोल्ड इसमें थी, क्योंकि हमने देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो हम देख रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का जो कोर्स देख रहे हैं MM एकेडमी ऐप पर, उसकी जो हमने शुरुआत की थी पैलेलिथिक एज से, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पहले ये कोल्ड एरा था हमारा, अर्थ कोल्ड एरा में था, है ना। तो अर्थ कोल्ड एरा में था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वो वार्मर इसकी तरफ बढ़ने लगी। तो सोचिए कि जब ये पैलेलिथिक एज से भी पहले, क्योंकि तो बिलियन साल पहले आई हुई अर्थ, तो इससे सोचिए कि जो कोल्ड एज था उससे पहले
हो सकता है कि अर्थ जो है वो भी गोल्डीलॉक मतलब सही जो लाइफ है वो ये करने के लिए ना हो सकता है कि जो वीनस है उस पर हमें उस टाइम पर दुनिया जो है वो देखने को मिल रही हो, उस टाइम पर जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हो, वीनस पर रहते हो, वीनस पर सर्वाइव कर रहे हो। फिर उसके बाद ये काफ़ी वार्म हो गया तो फिर वहाँ पर जो पूरी लाइफ है वो ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। जैसे कि अभी अर्थ जो है वो बढ़ रही है जो वार्मर क्लाइमेट की तरफ, है ना। हो सकता है कुछ मिलियन सालों के बाद जो लाइफ है अर्थ पर वो भी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि वही चीज़ मार्स पर शुरू हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है वीनस पर कई हज़ारों करोड़ों लाखों मतलब साल पहले यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ रही हो, उसकी वजह से ये जो फॉस्फिन है यहाँ पर डेवलप हुआ हो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेम्परेचर जो है वीनस पे वो बहुत हाई है और एटमॉस्फेयर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए सिर्फ दो ही चीज़ यहाँ पर जो लाइफ को पॉसिबल बना सकती है। यहाँ पर फॉस्फिन जो है यहाँ पर रहा होगा मच मोर हैबिटेबल प्लेस। जब वीनस जो है मच मोर हैबिटेबल प्लेस था उस टाइम पर शायद फॉस्फिन जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वीनस पर की जाएगी, वीनस पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर वीनस मिशन जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर मिल जाती है। इसरो की तरफ से देखा जाए तो वो भी यहाँ पर वीनस के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर शुक्रयान जो है वो देखने को मिल रहा है नियर फ्यूचर में। तो इससे अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक जो जिज्ञासा है वो यहाँ पर बिल्डअप हो जाती है कि हमें यहाँ पर क्या देखना है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीनस के बारे में हमें देखने को मिलती है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ड्वार्फ प्लैनेट ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है इंडियन फ्रेमवर्क ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट इन दी अनलाइकली टू सर्वाइव द वे ऑफ चेंज इन अफगानिस्तान एंड अरेबिया। देखिए दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर इंडिया जो है उसका हस्तक्षेप रहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। एक तो है अफगानिस्तान और दूसरा है अरब। अरब के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। अफगानिस्तान के साथ पीस डील, उसमें तालिबान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब तालिबान अगर हम देखते हैं तो तालिबान और गवर्नमेंट जो है उनके बीच में जो चीज़ें हैं वो हो रही है ना। और अगर हम अरब कंट्रीज़ देखें तो अरब कंट्रीज़ में UAE जो है वो अब इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है वो बढ़ा रहा है। बाकी भी अरब कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर रिलेशन बढ़ा सकती है। इंडिया जो है दोनों के साथ रहने के बजाय यहाँ पर वो अलुप्त रहने की कोशिश कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फर्स्ट डायरेक्ट टॉक जो है काबुल और तालिबान के बीच में ये यहाँ पर लास्ट वीक जो है हमें देखने को मिल रही है। आज लीडर्स अगर हम देखें UAE के तो फॉर्मल पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इजराइल के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए, इंडिया भी अपना लीडरशिप रोल जो है वो दिखाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो यहाँ पर बिल्डअप करे। यहाँ पर बहरीन जो है ये भी यहाँ पर कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है इजराइल के साथ अपने रिलेशन के। डेवलपमेंट जो अफगानिस्तान में और मिडिल ईस्ट में यहाँ पर काफ़ी इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के ऊपर भी। ऐसा नहीं इंडिया के ऊपर नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम जब मिडिल ईस्ट देखते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर UAE है। ये जब इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है वो बढ़ा रहा है, इंडिया जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है ना। तो 5 ब्रॉड ट्रेंड जो है यहाँ पर इमर्ज होते हैं अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट से। अब इसमें जो हम देखते हैं पहला ट्रेंड क्या आता है, स्ट्रेटेजिक नेचर 2 सेट्स ऑफ डेवलपमेंट का। मतलब यहाँ पर आप देखिए जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जो है उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे है। ट्रेडिंग जो है काफ़ी अच्छा है, जो चाबहार पोर्ट यहाँ पर बनाया गया, ट्रेडिंग जो है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखो जो पीस प्रोसेस चल रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो तालिबान है वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है, जो तालिबान है वो अगर मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो फिर इंडिया जो उसने अब तक कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, तालिबान क्योंकि जो टेररिज्म है उसको प्रमोट करता है, तो इंडिया और तालिबान के रिलेशन जो है वो तो बिल्कुल कभी अच्छे रहे नहीं है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो सवाल है वो खड़े होते हैं कि इंडिया अब यहाँ पर जब दोनों के बीच में हो रहा है तो इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर पीस जो अग्रीमेंट करने की बात की जा रही है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये हो या ना हो, लेकिन फिर भी तालिबान तो रहने वाला है। अगर इनमें पीस डील होती नहीं है, अग्रीमेंट होता नहीं है, तो क्या तालिबान चला जाएगा, गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हो तो रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने ही इन्वॉल्वमेंट जो है वो करना चाहिए। दूसरी तरफ हम आते हैं यहाँ पर जो UAE है, UAE और बहरीन जो है ये यहाँ पर इजिप्ट और जॉर्डन को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी फॉर्मल रिलेशनशिप इजराइल के साथ बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने भी यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, हमारे तरफ से भी बातें जो है वो जानी चाहिए, क्योंकि इजराइल के साथ हमारा रिलेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। उसी के साथ साथ अगर हम देखें UAE के साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमने भी अरब कंट्रीज़ जो है उनके साथ रिलेशन बढ़ाने चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिले, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहे।
दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अरेबिया का एंट्री इंपॉर्टेंस सब कॉन्टिनेंट में। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो अरब जो है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, और इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। चाइना जो है वो खतरे की घंटी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इंडिया सिर्फ यहाँ पर एक्टिस्ट पॉलिसी जो हम देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ या फिर जो कोरिया है उसके तरफ यही ध्यान नहीं देना है हमें यहाँ पर इधर साइड भी ध्यान देना पड़ेगा, अरब कंट्रीज़ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है इम्पैक्ट करते हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी, दोनों की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी। ऑयल जो हम लेते हैं वो उधर से आता है, मैन पावर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए गल्फ़ कंट्रीज़ जो है उसमें और भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सिर्फ नैरो अप्रोच नहीं रखना चाहिए हमें, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, नैरो व्यू रख रहे हैं कि भैया सिर्फ कहाँ तक है, ऑयल सपोर्ट तक है, इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम तक है। नहीं, इसके बाहर भी निकल कर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है इंडिया और अरब कंट्रीज़ के बीच में जो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अफगान पीस टॉक जो है वो कतार में हो रहे हैं, है ना। ये गल्फ़ किंगडम ही है, अगर हम देखें टाइनी गल्फ़ किंगडम है। यूएई सऊदी अरेबिया जो है ये ओनली कंट्रीज है जिसने तालिबान गवर्नमेंट जो है लेट 1990s में रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भैया इसमें भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और इसीलिए इंडिया ने जो अरब नेशंस है उनको सिर्फ ऑयल सप्लायर के तौर पर नहीं देखना चाहिए, पेट्रोल पंप वालों के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर उनको बिजनेसमैन की तरह देखना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर अमेरिकन पावर हम देखते हैं तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अटेम्प्ट जो है वो लिए जा रहे हैं फ्रॉम रशिया, चाइना, यूरोप, पीस सेटलमेंट जो अफगानिस्तान में वो करने के लिए। मतलब बाहर के कंट्रीज आ रही है अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए, लेकिन इंडिया जो है उसका इतना जो इन्वॉल्वमेंट है दिखाई नहीं दे रहा है ना। यूएस पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वेटेज जो है यहाँ पर फॉर्मल डायलॉग जो है वो देखने को मिल रहा है यूएस की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या है, इसराइल गल्फ़ कंट्रीज़ जो है उनके बीच में भी ये सारी चीज़ें जो है वो हम करा सकते हैं, हम अगर इनिशिएशन ले, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर हो रहा है तो इसमें यूएसए जो है वही यहाँ पर एफर्ट्स ले रहा है इसराइल और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में लेने के लिए। लेकिन हमने भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, दोनों के बीच में पीस कराने के लिए इंडिया का भी एक सहभाग रहेगा। तो बट ऑब्वियस है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित किए जा सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप किए गए हैं। यूएस जो है उसने इस रीजन से अभी बाहर अपने ये ले लिए हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वापस अपनी जगह पर ले लिए हैं। लेकिन जो रशिया और चाइना है अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर उस रीजन को अवॉइड नहीं करना है, जिससे कि चाइना जो है अपना पूरा जो वर्चस्व है वो मिडिल ईस्ट में जमा ले। ठीक है, ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। डोमेस्टिक टर्बुलेंस जो है मोस्ट कंट्रीज वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं, रिलीजियस रेडिकलिज्म बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और उसी तरह ऑयल मार्केट यहाँ पर कोलैप्स हो गया है ना, रीजन में अगर देखें तो। इसलिए यहाँ पर क्या है, उनकी हम हेल्प करेंगे, अगर अरब नेशन की अगर हम हेल्प करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक रिलेशनशिप जो है पक्की हो जाएगी। होता है ना ऐसा कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए फिर एकदम से हम ज़्यादा ही उसको अगर ये करें तो एक उम्मीद रहती है कि भैया हाँ हो सकता है कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये इसका प्रॉब्लम चल रहे हैं तो प्रॉब्लम में अगर हेल्प करें, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इंडिया जो है उसके मिडिल ईस्ट के साथ एंगेजमेंट ट्रेडिशनली वो फोकस करता है कि गुड रिलेशन जो है वो मेंटेन रहे सभी रीजन में, है ना। यहाँ पर इंटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें यहाँ पर अवॉइड हम करते हैं। अफगानिस्तान में भी अगर हम देखें जहाँ पर इंडिया के सिक्योरिटी स्टेक्स है वो यहाँ पर काफ़ी विजिबली हाई है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई भी कंट्री हो, अरब कंट्रीज़ बोलिए या अफगानिस्तान बोलिए, है ना, उनके साथ रिलेशंस जो है हमें यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं तो ईरान ने जैसा बोल दिया है कि नहीं भैया हमको यहाँ पर इंडिया के साथ अभी काम नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी हम देखें काफ़ी नीचे जा रही है, काफ़ी डिग्रेड होती जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं तो यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश जो है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश ध्यान में रखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर लिखा होगा। MM अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज जो है वो आ रहे हैं। तो ज़रूर यहाँ पर फॉलो आप कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।